हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और ये जो डिस्कशन है वो है हाउ टू क्रैक जस्ट 2024 एग्जाम विद एक्सीलेंट रैंक। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीक़ा से ये एग्ज़ाम होगा, क्या क्या इसका पैटर्न है और किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे एक अच्छी रैंक आप इसमें ले पाएँ। तो इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हैं कि जो एग्ज़ाम है वो हम जैसा सब जानते हैं 3 मार्च को होना है 10 से 1 के बीच में, और संडे को ये एग्ज़ाम होगा। पेपर पैटर्न में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में भी 25 क्वेश्चन होंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो टाइमिंग है उसका वो 180 मिनट है। तो इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कितनी मिनट में ये पेपर पूरा सॉल्व करना है। और तो 180 मिनट आपके पास है, 50 क्वेश्चन करने हैं। तो पहले तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत लेंदी भी आएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत लेंदी नहीं होंगे। तो कोशिश ये करें कि एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा समय ना दें। मैंने क्या देखा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं पेपर में कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और बाकी के जो आसान क्वेश्चन है वो कई बार छूट के रह जाते हैं। तो आपको करना यह है कि जो क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं और जिनका आपको पता है कि कम समय में हो जाएगा, 5 से 6 मिनट का एक एवरेज रख सकते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर आप इससे ज़्यादा समय ना दें। उसमें भी उन पोर्शनों में जिन क्वेश्चनों में आपको देखते हैं पता है कि इनमें ये क्वेश्चन नहीं होगा या इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समय ना दें और उस पर सोचा विचारी में भी ना लगें, क्योंकि ये एग्ज़ाम बेसिकली बहुत आसान सा एग्ज़ाम है। मैं कहूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनमें सबसे आसान पेपर इसी का आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। और रीजन्स उसका आसान में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी मेरिट बहुत डाउन रहती है। क्योंकि अगर आपने केवल 25% पेपर भी सॉल्व कर दिया तो भी आपके चांसेज हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर बहुत आसान आता है, तो मैंने आज तक देखा 26-27% से ऊपर कभी भी आज तक इसकी मेरिट नहीं गई है, और कई बार तो इसकी मेरिट जो 19 और 20% पर भी कट ऑफ चली जाती है। तो 19-20 का मतलब यह है कि अगर आपने 20% तक भी पेपर सॉल्व कर रखा है, 20 से 25% तक, तब भी आप अच्छी फाइट में हैं। तो 20 से 25% पेपर सॉल्व करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप 100% पेपर अटेम्प्ट करें, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जो जनरली बच्चे गलती करते हैं वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि 100% हमें पेपर करना है, जबकि 100 करना ही नहीं है। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि अगर आप 50% से ऊपर चले जाते हैं पेपर को अटेम्प्ट करते में, तो आप टॉप 10 रैंक के अंदर आप निश्चित तौर से होंगे। 52, 53, 54 इस रेंज के आसपास जो है 1 to 3 रैंक आ जाती हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि 50 मार्क्स से मतलब 50% मार्क्स से ऊपर अगर कोई कैंडिडेट क्वालिफाई जाता है इतने मार्क्स तक, तो निश्चित तौर से जो टॉप 10 रैंक में उसकी रैंक आ जाती है 1 to 9 तक ही रैंक आ जाती है। जनरली ये देखा जाता है कि जहाँ कट ऑफ होती है उसके कुछ ही ऊपर, मतलब उसके 5 से 10% में ही जनरली सब कैंडिडेट ज़्यादातर कैंडिडेट होते हैं। जैसे सपोज किया, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, पहले जो पेपर होता था 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते थे, 25 ही क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते थे। तो अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया, पिछले साल से चेंज हो गया पैटर्न। 25 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, तो ये 75 मार्क्स का तो ये हो जाएगा पेपर, और 25 ही क्वेश्चन 9 मार्क्स के होंगे, तो ये जो हो जाएगा वो 225 का हो जाएगा। तो मार्क्स जो है वो 300 का पेपर है। पहले ये पेपर 100 का होता था। तो 100 में से जब ये 100 का पेपर होता था तो 100 में मैंने देखा है कि 100 मार्क्स में 19 मार्क्स से लेके और 26-27 तक आराम से इसकी कट ऑफ बन जाती थी। तो आप जो जनरली करते क्या बच्चे जो इस पेपर में थोड़ा सा, क्योंकि पेपर का पैटर्न, पेपर में कई बार क्वेश्चन थोड़े लेंदी आ जाते हैं, तो उस लेंदी की वजह से बच्चे जो है हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन अगर बहुत पेशेंस के साथ आप जिन कंसेप्टों को जानते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आसान आए हुए हैं, जिनके ट्रिक्स आपको पता है, जिनका ये पता है कि जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चनों का चुनाव करना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो चॉइस ऑफ द क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है, ना कि ये महत्वपूर्ण है कि आपको कितना ज़्यादा आता है। अगर आपको जितना आता है उसी में से आप सेलेक्टेड पोर्शन के क्वेश्चन को उठाएं और उसे अच्छे से सॉल्व कर दें, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं खासतौर से ये भी बता दूं कि जब ये 300 में होगा तो 300 से आप यही मान के चलें कि 25% पर अगर आप देखें तो 25 पे काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं। तो अगर आपका 75 स्कोर है, 75 मार्क्स
तक आप अगर बना लेते हैं तब भी आप सिलेक्शन की अच्छी फाइट में हैं। और पेपर अगर टफ आता है तो ये 75 से घट के 65 भी रह सकता है, और इवन तो 60 तक भी इसके चांसेस रहते हैं। तो आप ये ना सोचें कि आपने 65-70 नंबर तक आपने पेपर अटेम्प्ट किया और आप घबरा जाएं। अगर पेपर वास्तव में टफ आया है, ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट लगाने के लिए आए हैं या ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस आई हैं, तो इतने तक भी आप सेफ हैं। तो बहुत ज़्यादा इसकी मेरिट नहीं जाएगी, ये मैं पहले से श्योर किए देता हूँ कि कभी भी आज तक इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं गई। हाँ, पेपर ही अगर सिंपल आ जाता है, थोड़ी मेरिट ऊपर उठती है, तो फिर उसमें ये होता है कि बच्चों का जो अटेम्प्ट रेट है वो भी बढ़ जाता है। अगर पेपर थोड़ा इजी आता है तो खुद ही पेपर का जो अटेम्प्ट रेट है वो बढ़ जाता है। तो याद रखें, तो 25 क्वेश्चन आने हैं, इसमें 3 मार्क्स के 75 मार्क्स का यहाँ से बनेगा पेपर सेक्शन ए में, और 25 क्वेश्चन 9 मार्क्स का आने 225 मार्क्स का बनेगा। तो 300 से है, पहले ये पेपर 100 मार्क्स का होता था, अब ये पेपर 300 का आ गया है। लेकिन परसेंटेज के तौर पर उतना ही रहेगा, परसेंटेज पर कोई वो नहीं आ रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा इसमें बदलाव आने वाला है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे इसमें बतानी है, वो ये है कि पीछे के जो पेपर्स हैं वो मैं सदा ही कहता हूं, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो निश्चित तौर से सॉल्व करें। PYQ में से कई बार तो क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे हैं कि 8-10 साल बाद में क्वेश्चन एज सच भी रिपीट हो जाता है। तो आप पेपर में जब देखेंगे, पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस पीछे के पेपरों को आपको निश्चित तौर से मिलेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एज सच नहीं आएगा तो पैटर्न रिपीट होगा। तो 2 चीज़ों इसमें जरूर रखें कि एक तो PYQ को निश्चित तौर से सॉल्व करें, और स्टैंडर्ड क्वेश्चनों के जितने भी PYQ हैं उनमें आंसर भी रन करने की कोशिश करें। अगर आंसर भी रन करके जाते हैं तो उसका लाभ मिल जाता है। कई बार आपको पता चला 2 ही क्वेश्चन लग गए 9 मार्क्स के, तो आपको सीधा 18 मार्क्स सीधे सीधे मिल जाएंगे। अगर आपके पास में PYQ के सॉल्व करने पर देखा कि क्वेश्चन बिल्कुल एज सच नहीं आया, तो आप फिर दूसरी चीज ये देखेंगे कि पैटर्न रिपीट होता है क्वेश्चन में। पैटर्न रिपीट में मैंने क्या देखा है कि उसी पैटर्न पे दूसरी बार फिर क्वेश्चन आता है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देता है, थोड़े पैरामीटरों को कुछ और जो एवेल्यूट किया को दूसरी चीज एवेल्यूट करा लेता है, ये मैंने अक्सर देखा है। तो ये एक चीज मैंने 2 पेपर का एनालिसिस करते समय 2 चीज जो पाई है वो ये है कि PYQ को करें, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों के आंसरों को भी लर्न कर लें सॉल्व करने के साथ साथ। उसके अलावा पैटर्न रिपीट होता तो पैटर्न को समझने का प्रयास करें। उसके साथ साथ मैंने ये देखा कि फोकस्ड बुक भी रहती हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं देख रहा हूँ तो ये MP आ रही है, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर दें, सब फॉर्मूले देख दें, MP से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने ये भी देखा कि कई बार काफ़ी क्वेश्चन लेंथी भी हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पता चला आपको MP का क्वेश्चन आ रहा, लेकिन आप लेंथी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में समय बहुत खराब कर गए तो दिक्कत होगी। तो उसमें सीमित समय है आपके पास में, ये कोशिश करें कि 7-8 मिनट तक ही एक क्वेश्चन को दें। अगर वो क्वेश्चन उससे ज़्यादा दूर तक जा रहा है तो फिर कोशिश करें कि दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नहीं तो क्या होगा कि कुछ क्वेश्चनों को आप करते रह जाएंगे और बाकी पेपर छूट जाएगा। तो याद रखें, MP बहुत ज़्यादा आती है, मैंने देखा है इसका अप्रॉक्स जो परसेंटेज रहता है वो 20% पेपर जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स से जनरली आ रहा होता है। मैथमेटिकल के साथ साथ एक जो दूसरी बुक इसमें इंपॉर्टेंट रहती है वो हमारी क्लासिकल है। 18% के आसपास पेपर इससे मिलता है, 18 to 19% तक पेपर जो पीछे के 5 साल के जो डाटा हैं मेरे पास में जो मैंने देखे हैं ध्यान से, उनमें मैथमेटिकल फिजिक्स का 20% के करीब, क्लासिकल 18% के आसपास आती है। और जो हमारे पास क्वांटम की बुक है वो थोड़ा सा इनके मुकाबले थोड़ी कम रहती है, लेकिन ये भी 16 से 17% तक का इसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के ये बुक हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल, क्वांटम, EMT, थर्मल, स्टैटिस्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यही बुक। हाँ, एक ऑप्टिक्स आती है, ऑप्टिक्स तो EMT का पार्ट है। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं और ऑप्टिक्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो 2-3 क्वेश्चन तक ऑप्टिक्स से मिल जाते हैं। और कई बार मैं देख रहा होता हूँ ये इजी साइड के क्वेश्चन होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं आते। तो ऑप्टिक्स को भी जरूर निश्चित तौर से रिवाइज कर जाए, मोटा मोटा आइडिया ऑप्टिक्स का जरूर लेके जाए, मेन फॉर्मूले। इसमें भी मैंने देखा है मेलस लॉ पे बहुत सारी बार क्वेश्चन देख रहा हूँ, कई बार मेलस लॉ पे क्वेश्चन आता है, तो उसको बहुत अच्छे से करके जाए, मेलस लॉ के एप्लीकेशंस करके जाए। खासतौर से इसमें भी पोलराइजेशन से क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है, तो पोलराइजेशन कर लें, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को पढ़ जाएं, इस पर क्वेश्चंस काफ़ी देखे जाते हैं, तो इस वाले पोर्शन को अच्छे से करके जाएं। थर्मल स्टैटिस्टिकल में बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थर्मल स्टैटिस्टिकल को पूरी को रिवाइज जरूर करके जाएं। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएगा थोड़ा, हालांकि इससे थोड़ा कंट्रीब्यूशंस कम ही आता है उनको, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने अच्छे से थोरोली पढ़ रखा है आसानी से हो जाते हैं। थोड़ा सा समय यहाँ पे इन्वेस्ट करने का प्रयास करें तो यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएंगे।
ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने देखा है कि 2-3 टॉपिक्स ऐसे जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। डिजिटल से क्वेश्चन आना ही आना है, डिजिटल का जरूर आता है क्वेश्चन। ऑपरेशन एम्पलीफायर से निश्चित तौर से क्वेश्चन आता है। और मैंने कई बार क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, हेक्साडेसिमल पे सिस्टमों पे आ गए हैं, कई बार बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा लेता है, इस टाइप के भी आते हैं। सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चन देखे गए। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, अगर आपने थॉरोली पढ़ रखा चीज़ों को तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। लॉजिक गेट पे भी क्वेश्चंस मैंने इसमें देखे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डीप नहीं आती, तो यहाँ से क्वेश्चन कर सके जा सकते हैं। कई बार सीधे सीधे फॉर्मूलों पर आ जाते हैं, हमारे एम्पलीफायर के क्वेश्चन हैं, जैसे रेक्टिफायर के क्वेश्चन हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस देखे गए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आसान बुक पड़ती है, तो इसको भी रिवाइज जरूर करके जाए। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है इसको करके जाए। ज़्यादा जो फोकस है उसमें इन दोनों बुकों को, तीनों बुकों को ज़्यादा फोकस पर रखें। मैथमेटिकल, क्लासिकल और क्वांटम को यहाँ से क्वेश्चंस रखें। इसमें ऑप्टिक्स को फोकस करें तो आपको निश्चित तौर से फायदा रहेगा। मैं एक चीज़ और भी ये बताने की कोशिश करूँगा कि हर बुक का जो आसान क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट कर लें और उनमें कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय करने की। कई बार ये देखा जा रहा है कि 3-3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले 25 क्वेश्चंस, इनमें मैं देखता हूं कि कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर जाते हैं, तो इधर मार्क्सों के लिए जो है समय कम मिलता है। तो ये भी याद रखें कि जो जहाँ पे क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है उनमें कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो आपका छूट जाए, जो आपको आता हो और रह जाए। तो इसको फोकस करें, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगाएंगे तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा निकल के आएगा। तो निश्चित तौर से सेक्शन बी को प्रीफरेंस में रख के चलें, लेकिन सेक्शन ए से जनरली ज़्यादा क्वेश्चन निकल जाते हैं, क्योंकि सेक्शन ए कई बार इजी साइजर में आता है और उसके क्वेश्चंस करने लायक आते हैं, ड्यूरेबल क्वेश्चन होते हैं, तो आप आसानी के साथ उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। 2-3 बातें जो मैं इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण बतानी चाहूँगा वो ये है कि पेपर के अंदर, पेपर से पहली रात में अच्छे से नींद लें, साउंड स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी होती है। और पेपर को ये प्रेशर लेके ना जाए कि इसका हमारे अगर नहीं होगा तो क्या होगा। इसमें तो बस ऐसा आपको जानना है कि पेपर है, आपके सामने आएगा, उस पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चंस मेरे पास बनेंगे, जो ड्यूरेबल मुझे लगेंगे, जिन्हें मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, उन्हें उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए याद रखें कि 100% पेपर अटेम्प्ट करने का प्रयास ना करें। सबसे सेफ साइड होती है 50 से 60% के आसपास पेपर को रखें। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और अगर आपने 60% तक भी पेपर अटेम्प्ट कर दिया तो भी आप, थोड़ी सी गलतियां भी अगर हो जाती हैं तब भी आप 35-40% तक पेपर को ला सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि मैक्सिमम बच्चे जो रहते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, वो 25% से लेकर 35% तक वाले ज़्यादा होते हैं। इसी में जो हमारे जो रैंक 200 से लेकर कई बार रिजल्ट जो आता है 450, 500, 550 तक, इतने तक का रिजल्ट आता है। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें नहीं बैठते। इसमें जो तादाद रहती है वो 6000 के आसपास जो बच्चे हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो है इतनी क्वांटिटी जो है बैठती है 6000 के आसपास। और जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं वो 450 से लेकर 550 के बीच में करीब करीब क्वालिफाई करते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब करीब जो है 10 पे या 12 पे एक का सिलेक्शन होता है। तो बहुत ज़्यादा इतना कंपटीशन भी नहीं कहा जा सकता कि 10-12 में आपको एक अगर इतना है, तो सक्सेस रेट करीब आप ये मान कर चल सकते हैं कि 8 to 9% तक का जो है इसमें सक्सेस रेट रहता है सिलेक्शन का। मतलब हर 9 अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो उनमें से 8 से 9 बच्चे जो वो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो 3-4 हम मेन एग्जाम दे रहे होते हैं उनमें थोड़ा सा टेक्निक्स में अंतर होता है। जैसे हमारा नेट का पेपर होता है तो कई बार उसमें क्वेश्चन लेंथी आते हैं, तो लेंथी साइड के क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ते हैं। गेट का पेपर थोड़ा ट्रिकी साइड आता है, जब बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन उसमें नहीं होते, थोड़ा ट्रिक वाला बेस रहता है। बेसिकली रीजनिंग बेस्ड पेपर टिफर का आता है जिसमें आपकी अप्लाइड एनालिसिस कैपेबिलिटी देखी जाती है। तो इस पेपर में क्या है कि इसमें सब चीज़ों का पिक्चर है, आपको सभी चीज़ों का रहेगा। कई बार क्या होता, आपने चीज़ों को मेमोराइज कितना कर रखा है उसका भी लाभ मिलता है। आप लंबी प्रॉब्लमों को सॉल्व जो करते हो आपको उसकी कितनी प्रैक्टिस है उसका भी लाभ मिलता है। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं तो ट्रिकों का भी फायदा मिलता है कि आपको ट्रिक्स कितने आ रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा कि बेसिक आईक्यू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इस पेपर में सॉल्व करें। अगर आपने बेसिक आईक्यू को बहुत अच्छे से यूज किया तो आपको पता चलेगा कि आंसर कई बार बहुत आसानी के साथ में सेलेक्ट हो जाता है। बल्कि हम रिजेक्शन मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है।
तो उसी से कई बार आंसर बहुत, क्योंकि आंसर बहुत क्लोज नहीं आते, बहुत ही कम क्वेश्चनों के आंसर्स जो है क्लोज में होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर बहुत दूर दूर भी होते हैं। तो दूर दूर वाले आंसर जो है वो बहुत आसानी के साथ में चूज किए जा सकते हैं। खास खूबी इस एग्जाम की यह है कि देश के जितने भी टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें जो है पीएचडी करने का जो मौका है वो इससे मिलता है। जो हमारे टॉप ऑर्गेनाइजेशन है लाइक एरीज नैनीताल में है, HBNI ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा IJCR, बोस इंस्टीट्यूट, IISc के सारे इंस्टीट्यूट्स, आइजर की कई सारी ब्रांचेज हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं आइजर के, उनमें सभी में जो एडमिशन है पीएचडी के लिए मिलता है, जहाँ सुविधाएं भी अच्छी है और रिसर्च वर्क करने का एक अलग ही आनंद है। क्योंकि जो जितने भी पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें सभी देश के टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो किफर जैसे इंस्टीट्यूट में भी क्योंकि इसी के थ्रू होता है, तो अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं और अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर जाते हैं तो चांस रहते हैं कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों से आपके लिए पीएचडी की कॉल आएंगी और आप आराम से जो अच्छी जगह जाकर रिसर्च कर सकते हैं। एक हैंडसम अमाउंट जो है वो फेलोशिप में मिलता है, तो आपको रिसर्च करते समय पे पैसों की भी बहुत किल्लत नहीं रहती है और बहुत सारी सुविधाएं इन ऑर्गेनाइजेशनों में मिलती हैं। मैं 3-4 बातें और आपको इसमें बताने का मेरा वो रहेगा आइडिया कि फिर जो बच्चे जैसे ही एग्ज़ाम देंगे 15 दिन के अंदर इसकी आंसर की आपको मिल जाएगी। उसके बाद मार्च के लास्ट वीक तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और जो बच्चे खास तौर से पीछे से तैयारी करते आ रहे हैं उन्हें ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इसके कंटिन्यूएशन में आगे आपका बार्क का एग्ज़ाम आने वाला है, उसको भी फोकस पर रख के चलें, क्योंकि बार्क भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंग एज में अपने कैरियर को शुरू करने की और ख़ास तौर से जॉब पाने की। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।